एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शारिक नींद में था, लेकिन वो शायद उस वक्त कोई ख्वाब देख रहा था। उसके चारों तरफ वीराना था और वो बेतहाशा भागे जा रहा था। खूनी भेड़िए उसका ताकुब कर रहे थे। वो उन भेड़ियों से बचने के लिए जान तोड़कर दौड़ रहा था। दफतन उसे ठोकर लगी। वो लड़खड़ाया, संभलने की कोशिश करता रहा, लेकिन धड़ाम से नीचे गिरा और उसके साथ ही उसकी आंख खुल गई। उसने गड़बड़ा कर इधर उधर देखा। वो ना तो वीराना था और ना ही खूंखार भेड़िए उसका ताकुब कर रहे थे। उसके दिमाग में तेज सनसनाहट हो रही थी और जब उसे हकीकत का एहसास हुआ तो उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। वो समीना के मकान में था और कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया था और नींद में ही कुर्सी से नीचे गिर गया था। उसने कमरे की तरफ देखा। समीना अपने बेड पर मौजूद नहीं थी और फिर दूसरे ही लम्हे जब उसने बैरूनी दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ देखा तो कांप कर रह गया। उसे समझने में देर न लगी कि समीना मौका पाकर फरार हो गई थी। उसी लम्हे उसे बाहर से बातों की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा। उसका पिस्तौल करीब ही फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने पिस्तौल उठा लिया और दबे कदमों चलता हुआ खिड़की के करीब पहुंच गया और पर्दे का एक कोना सरका कर बाहर झांकने लगा। बाहर का मंजर देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई और दिमाग में चींटियां सी रेंगती महसूस होने लगी। पिस्तौल के दस्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। 2 पुलिस वाले गेट के बाहर थे और समीना अंदर खड़ी थी। वो पुलिस वालों को मुखातिब करके कह रही थी, मैंने कहा ना, बल्ब फट गया था। उसकी आवाज से किसी को गलत फहमी हुई होगी। जी नहीं, मैं आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर हूँ, एक कानून पसंद शहरी हूँ। कोई बात होती तो मैं खामोश न बैठती। जी शुक्रिया। समीना की गुफ्तगू सुनकर शारिक के मुंह से गहरा सांस निकल गया। उस पर अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। चंद सेकंड के बाद समीना अंदर आ गई। अंदर दाखिल होकर उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, शारिक को दरवाजे के पीछे खिड़की के करीब खड़े देखकर चौंक गई। शारिक ने कुछ कहना चाहा, मगर समीना ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और कमरे में आ गई। शारिक भी उसके पीछे था। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, पुलिस वालों से तुम्हारी गुफ्तगू का क्या मतलब समझूं? तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका था, तुम मुझे पुलिस के हवाले कर सकती थी। समीना ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन न जाने क्यों मैंने ऐसा नहीं किया। शारिक ने पूछा, वो यहाँ क्यों आए थे? क्या उन्हें कोई शुबा हुआ था? समीना बोली, गोली की आवाज सुनकर किसी ने थाने फोन कर दिया था और ये पुलिस वाले तहकीकात के लिए आए थे। शारिक बोला, लेकिन वो तो 12 बजे की बात थी और अब? वो खामोशी से घड़ी देखने लगा। बोला, तकरीबन 3.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है। समीना बोली, पुलिस को तुम मुझसे ज्यादा जानते होगे, ये लोग कभी भी वक्त पर किसी जगह नहीं पहुंचते। शारिक बोला, लेकिन तुमने? समीना ने उसकी बात काट दी। बोली, किसी खुशफहमी में मत रहना, मेरी अब भी यही ख्वाहिश है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें समझ नहीं सका। समीना कुछ कहना चाहती थी कि घंटी की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। समीना तेज तेज कदम उठाती हुई खिड़की के पास पहुंच गई और पर्दे का कोना हटाकर बाहर झांकने लगी। फिर तेजी से वापस आ गई। बोली, मोहल्ले की 2-3 औरतें आई हैं, उन्हें मैं अंदर आने से नहीं रोक सकती, तुम उस कमरे में चले जाओ। उसने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया और फिर खुद ही आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। उस कमरे में एक चारपाई बिछी हुई थी जिस पर खेस बिछा हुआ था और मुतअद्दिद धुले कपड़े पड़े हुए थे। समीना ने कहा, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं कोशिश करूंगी कि इन औरतों को जल्द से जल्द रुखसत कर दूं। ये कहकर वो बाहर निकल गई और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। शारिक चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर चारपाई पर बिखरे हुए कपड़े समेटकर एक तरफ डाल दिए। ये सारे समीना के ही कपड़े थे। वो उन कपड़ों पर तकिए की तरह सर रख कर लेट गया। कपड़ों में से अजीब सहरंगेज सी महक आ रही थी। उसके दिमाग पर सहर सतारी होने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं और कुछ ही देर के बाद वो ख्वाबों की हसीन वादी में पहुंच चुका था। शारिक की आंख खुली तो अपने चारों तरफ अंधेरा देखकर गड़बड़ा गया। वो दोनों हाथों से आंखें मलने लगा। उसे शुबा हो रहा था कि उसकी बीनाई तो जायल नहीं हो गई। फिर वो अपने आसपास टटोलने लगा, चारपाई पर बिखरे हुए कपड़े, और फिर उसका हाथ पिस्तौल से टकरा गया। उसके साथ ही उसे सब कुछ याद आ गया। दिमाग की सनसनाहट कुछ कम होने लगी। वो एक बार फिर इधर उधर देखने लगा।
एक तरफ रोशनी की बहुत बारीक सी लकीर नजर आई, ऊपर से नीचे जैसे स्याह चादर पर सोने के तार से लकीर खींच दी गई हो। वो दरवाजा था और उसकी झर्री से रोशनी नजर आ रही थी। वो उठकर दरवाजे के करीब आ गया। ये डबल पट वाला दरवाजा था। उसने एक पट पर हाथ रखकर उसे खोलना चाहा, मगर बाहर से कुंडा लगा हुआ था। उसने दस्तक देकर समीना को मुतवज्जे करना चाहा, मगर फिर हाथ रोक लिया। उसे याद आ गया कि मोहल्ले की कुछ औरतें समीना के यहाँ आई थीं और समीना ने उसे छुपाने के लिए उस कमरे में बंद कर दिया था। उसे यह अंदाजा नहीं था कि उस कमरे में बंद हुए कितनी देर हो गई थी। हो सकता है वो औरतें अब भी मौजूद हों। वो दरवाजे से कान लगाकर किसी किस्म की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा, मगर घर पर सन्नाटा तारी था। न बातों की आवाज आ रही थी और ना ही किसी के चलने की आहट सुनाई दे रही थी। वो कुछ देर तक दरवाजे के करीब खड़ा रहा, फिर दोबारा चारपाई पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें तारीकी से किसी हद तक मानूस हो चुकी थीं, लेकिन कोई चीज वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। वो चारपाई पर बैठा सूरत हाल के बारे में गौर करने लगा। अचानक ही उसके जहन में एक और ख्याल उभरा। समीना उसे धोखे से उस कमरे में बंद करके पुलिस को इत्तला देने तो नहीं गई थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने ये ख्याल जहन से झटक दिया। दोपहर का खाना खाने के बाद जब वो कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया था तो वो समीना के लिए बेहतरीन मौका था। और फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने वो खौफनाक मंजर देखा था जिससे वो कांप कर रह गया था। उस वक्त समीना बाहर गेट पर खड़ी पुलिस वालों से बातें कर रही थी और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि इस घर में उसके अलावा और कोई नहीं है। अगर समीना चाहती तो उसे उस वक्त पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। लेकिन क्यों? गुज़श्ता रात और आज दिन में समीना ने उसे धोखा देकर घर से निकलने की कोशिश की थी और बार बार उसे घर से चले जाने को कहती रही थी, लेकिन जब उसे मौका मिला तो उसने मौके से फायदा नहीं उठाया। किसी ने फायर की आवाज सुनकर पुलिस को इत्तला दी थी और पुलिस उसके दरवाजे पर आ गई थी। वो चाहती तो उसी वक्त उसे पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, बल्कि उसका दिफा किया था। और कुछ देर के बाद जब मोहल्ले की औरतें मिलने आई थीं तो समीना ने उसे कमरे में बंद कर दिया था ताकि उन औरतों को भी उसकी मौजूदगी का शुबा न हो, और वो इस कमरे में चारपाई पर लेटते ही सो गया था। अब शारिक सोच रहा था कि समीना में ये तब्दीली क्यों आई थी। क्या बात थी कि वो उसे पुलिस के हवाले करने की बजाय उसका दिफा करने पर तुल गई थी, ये जानते हुए भी कि अगर बाद में भी किसी वक्त पुलिस को पता चल गया कि शारिक ने यहाँ पनाह ली थी तो उसे भी शरीके जुर्म समझकर गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन उसने अपने आप को बचाने की बजाय खतरात में छलांग लगा दी थी। लेकिन क्यों? इस क्यों के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान था और इसका जवाब शारिक के पास नहीं था। वो एक बार फिर उठकर दरवाजे की झर्री से बाहर झांकने लगा। सामने हॉल नुमा कमरे के दूसरी तरफ किचन का दरवाजा नजर आ रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। मकान के बाहर गली में तो लोगों की आमदोरफ्त की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन मकान के अंदर खामोशी थी। क्या समीना घर में मौजूद नहीं थी? दफतन उसके जहन में एक और ख्याल आया। समीना ने भी उसकी तरह रात जाग कर गुजारी थी। मुमकिन है मोहल्ले की उन औरतों के जाने के बाद वो भी सो गई हो। आधा घंटा मजीद गुजर गया। शारिक एक बार फिर चारपाई से उठकर दरवाजे के करीब आ गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा टस से मस न हुआ। कमरे की तारीकी में अब उसका दम घुटने लगा था। वो दरवाजे के दोनों तरफ दीवार टटोलने लगा। बाईं तरफ स्विच बोर्ड मिल गया। उसने टटोल कर एक स्विच ऑन कर दिया। कुछ नहीं हुआ। उसने दूसरा स्विच दबाया। इस मर्तबा चट की आवाज के साथ ही कमरे में रोशनी फैल गई। वो कमरे का जायजा लेने लगा। ये कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, गालिबन स्टोर रूम के तौर पर बनाया गया था। एक चारपाई बिछी हुई थी जिस पर वो सोया था। स्विच बोर्ड वाली दीवार के साथ इस्त्री स्टैंड रखा हुआ था जिस पर इस्त्री भी पड़ी हुई थी। उसके साथ ही दूसरी दीवार पर खूंटियों पर कुछ धुले हुए और इस्त्री शुदा कपड़े टंगे हुए थे। शारिक कमरे में इधर उधर देख रहा था कि बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। यूं लगा था जैसे वो स्लीपर घसीट कर चल रहा हो। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा। कदमों की आवाज रुक गई और फिर दरवाजे का कुंडा खोल दिया गया। शारिक दरवाजे के सामने आ गया। सामने समीना खड़ी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सुता हुआ था। आंखें सुर्ख हो रही थीं। साफ जाहिर हो रहा था कि वो सोकर उठी थी। शारिक के मुंह से बेख्तियार निकला, थैंक गॉड। मैं तो समझा था कि शायद तुम मुझे भूल गई हो या मुझे इस कमरे में बंद करके घर छोड़कर कहीं चली गई हो। समीना ने जवाब दिया, मैं सो गई थी। उसके लहजे में अब भी नींद का खुमार था। शारिक ने हॉलनुमा कमरे में आकर दीवार गिर क्लॉक की तरफ देखा। 8 बजने वाले थे। इसका मतलब था कि वो खुद भी 3-4 घंटे सोया था और समीना भी काफी देर सोती रही थी। शारिक गुस्ल खाने में गया। उसने मुंह हाथ धोया और बाहर आ गया। समीना ने पूछा, 8 बज रहे हैं, तुम खाना खाओगे या चाय पियोगे? शारिक बोला, खाने को इस वक्त दिल नहीं चाह रहा, चाय पीऊंगा। समीना ने भी पहले गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया और फिर किचन में चली गई। कुछ देर के बाद वो चाय बनाकर ले आई।
उसने एक कप शारिक के हाथ में थमा दिया और दूसरा खुद लेकर कुर्सी पर बैठ गई। शारिक ने उसकी तरफ देखा, बोला, क्या मैं तुम्हारी इस तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? समीना बोली, दोपहर को तुम गहरी नींद में थे, तुम्हारा पिस्तौल भी हाथ से छूटकर नीचे गिरा हुआ था। अपनी जगह से उठी तो मैं यही सोचकर थी कि खामोशी से बाहर निकलकर शोर मचा दूं कि एक कातिल मेरे घर में छुपा हुआ है या पिस्तौल उठाकर तुम्हें मार दूं। लेकिन न जाने क्यों तुम्हारी सूरत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया। मेरा दिल कह रहा था कि तुम पेशावर जराइम करने वाले नहीं हो। इस दौरान दरवाजे की घंटी बजी। तुम घंटी की आवाज सुनकर भी नहीं उठे। मैं उस वक्त तक तुम्हारे बारे में कोई फैसला नहीं कर सकी थी, लेकिन दरवाजे पर पुलिस को देखकर मैंने तुम्हें बचाने का फैसला कर लिया। शारिक के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, और ये फैसला तुमने दिल की आवाज पर किया था? समीना ने उसे घूरा, बोली, किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मैंने तुम्हें बचाने का फैसला क्यों किया था, लेकिन बेहतर होगा कि आज रात तुम यहाँ से चले जाओ। मैं ये ज़हनी अजियत ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मिस समीना, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस शहर में मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं जिस दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था वो भी गुज़श्ता रात मेरे साथ था। अब मुझे पता नहीं कि वो पकड़ा गया है, मारा गया है या फरार हो गया है। सूरत हाल कुछ भी हो, उसका घर अब मेरे लिए महफूज नहीं है। अब तुमने मुझ पर एतमाद कर ही लिया है तो मुझे 1-2 दिन और। समीना ने उसकी बात काट दी, बोली, लेकिन तुम इस तरह यहाँ नहीं रह सकते। किसी को पता चल गया तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। शारिक बोला, मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। अपनी जान तो दे सकता हूँ मगर तुम पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। समीना ने पूछा, तुम अपने दोस्त के पास कहाँ ठहरे हुए थे? कालू नामी उस शख्स के पास जिसके मकान पर पुलिस ने रेड किया था। शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, नहीं, मैं सिनेमा के करीब ठहरा हुआ था। लेकिन तुम कालू को कैसे जानती हो? समीना बोली, कालू को मैं नहीं जानती, वो इस इलाके का बदनाम आदमी है। अरसे से यहाँ मनशियात का कारोबार कर रहा है। इस इलाके के लोग कई मर्तबा उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर चुके हैं। आज मोहल्ले की जो औरतें आई थीं उनसे पता चला कि पुलिस ने कल रात उसके मकान पर छापा मारा था। कालू फरार होने की कोशिश में पुलिस के हाथों मारा गया था। उसके बाकी साथी तुम्हारी तरह भाग गए थे। एक पुलिस वाला जख्मी हुआ था, मरा कोई नहीं। शारिक बोला, थैंक गॉड। इसका मतलब है कि मैं। समीना ने उसकी बात काटी, बोली, लेकिन पुलिस को अब भी तुम्हारी तलाश है। शारिक बोला, समीना, मैं फितरतन बुरा आदमी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें अपने बारे में जो कुछ बताया था वो कोई मन घड़त अफसाना नहीं था। मुझे बचपन ही से माँ बाप के प्यार से महरूम कर दिया गया। मेरे घर को जलाकर राख कर डाला गया। मैंने शरीफाना जिंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन ये पुलिस वाले मुझे जराइम की दलदल की तरफ धकेलते रहे। आज अगर मैं जराइम पेशा लोगों के जुमरे में शुमार होता हूँ तो ये पुलिस की मेहरबानी है। मैं फितरतन बदकिरदार नहीं हूँ। मेरी माँ है, एक प्यारी सी बहन है, लेकिन मुझे उनके प्यार से भी महरूम रखने की कोशिश की जा रही है। मैं कभी उनसे मिलने जाता हूँ तो छुपकर, चोरों की तरह। समीना ने उसे घूरा, बोली, लेकिन अभी तो तुमने बताया था कि तुम्हारे माँ बाप को कत्ल कर दिया गया और तुम्ही को उनका कातिल करार देकर उम्र कैद की सजा दी गई थी। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ, ये दुरुस्त है। शैतानों की इस दुनिया में कुछ फरिश्ता सिफत लोग भी बसते हैं। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर मरियम और रजिया के बारे में बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, मरियम ने मुझे माँ की ममता दी और रजिया से मुझे बहन का प्यार मिला। अगर मुझे उनका सहारा न मिलता तो शायद मैं खुदकुशी कर चुका होता। समीना जवाब देने की बजाय उसके चेहरे को देखती रही। फिर उसके मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। वो कुछ कहे बगैर खाली कप उठाकर बावर्ची खाने में चली गई। शारिक कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर उठकर उस मेज के सामने कुर्सी पर बैठ गया जहां समीना बैठकर स्टडी किया करती थी। मेज पर कुछ किताबें और कागजात बिखरे हुए थे। मेज के साथ दीवार पर 3 शेल्फ बने हुए थे, उनमें भी कुछ किताबें आरास्ता थीं। सबसे पहले वाले शेल्फ में खवातीन के लिखे हुए कुछ नॉवल रखे हुए थे। शारिक ने एक नॉवल उठा लिया और उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। समीना किचन में मसरूफ थी। अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। समीना के जहन से बड़ी हद तक खौफ जायल हो गया था और शारिक भी मुतमईन था कि समीना उसके खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेगी। 10 बजे के करीब समीना ने खाना मेज पर लगा दिया। उन दोनों ने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। खाने के बाद समीना ने बर्तन वगैरह समेट दिए। शारिक फिर वही नॉवल लेकर बैठ गया। समीना एक कुर्सी पर बैठी ऊँघ रही थी। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कल रात से अब तक मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है समीना। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठाना पड़ी। तुम अगर चाहो तो अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ, मैं यहीं दरी पर सो रहूंगा। समीना ने उसे घूरा, बोली, गोया आज भी तुम्हारा यहाँ से जाने का प्रोग्राम नहीं है। शारिक ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं। समीना गहरा सांस लेकर रह गई। वो उठकर अपने कमरे में आ गई। उसके बेड पर 2 तकिए थे। उसने एक तकिया उठाकर शारिक की कुर्सी के करीब दरी पर फेंक दिया और कमरे का दरवाजा भेड़ कर अपने बिस्तर पर लेट गई।
समीना बिस्तर पर लेटे देर तक शारिक के बारे में सोचती रही। उसकी समझ में खुद भी नहीं आ रहा था कि उसने शारिक को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया और वो उस पर एतमाद क्यों करने लगी थी। गुज़श्ता रात और आज दिन में शारिक ने अगर किसी गैर अखलाकी रवैये का मुजाहरा नहीं किया था तो इसका ये मतलब नहीं हो सकता था कि वो वाकई शरीफ आदमी है। वो देर तक शारिक के बारे में सोचती रही और करवटें बदलती रही। वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी। कभी उसके पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें दौड़ जाती और कभी वो गुदगुदाहट सी महसूस करने लगती। उसने सामने दीवार गिर क्लॉक की तरफ देखा। 1 बजने वाला था। हर तरफ खामोशी थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज उसके दिल की धड़कनों से हम आहंग हो रही थी। वो पलंग से उठकर दबे कदमों दरवाजे के करीब आ गई। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। शारिक दरी पर सो रहा था। उसने दोनों टांगें इस तरह समेट रखी थीं जैसे सर्दी लग रही हो। उसने मुड़कर अपने बिस्तर पर रखी हुई चादर उठाई और दबे कदमों कमरे से निकलकर शारिक के करीब आ गई। उसने चादर शारिक पर डाल दी और दोबारा कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। शारिक का ख्याल उसके जहन पर मुसल्लत था। शारिक का चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने आ जाता। कभी उसका चेहरा बहुत भयानक हो जाता और कभी इस कदर मासूमियत आ जाती कि फरिश्ते भी रश करने लगे। समीना बार बार सर झटक रही थी। वो शारिक के बारे में क्यों सोच रही थी? उसका शारिक से क्या ताल्लुक है? यही सब कुछ सोचते हुए बिलाखिर उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगी और वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो गई। समीना के कमरे में जाने के बाद शारिक काफी देर तक कुर्सी पर बैठा वो नॉवल पढ़ता रहा। 2 मोहब्बत करने वाले दिलों की कहानी थी और बड़े दिलचस्प पैराए में लिखी गई थी। बाज़ जुमले बड़े खूबसूरत थे और उन्हें अंडरलाइन किया हुआ था। उन जुमलों को पढ़कर दिल में अजीब गुदगुदाहट सी महसूस होती। वो कुर्सी पर बैठे बैठे थक गया तो दरी पर लेट कर पढ़ने लगा। समीना एक तकिया उसके करीब फेंक गई थी जिसे उसने फोल्ड करके सर के नीचे रख लिया था। किताब दिलचस्प थी। छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था लेकिन उसकी आंखों में मिर्चें सी लगने लगी थी। उसने किताब का वो सफ़ा मोड़ दिया और किताब मेज पर रख कर दरी पर लेट गया। उसे कुछ खुनकी सी महसूस हो रही थी लेकिन कुछ ही देर के बाद वो नींद की आगोश में पहुंच चुका था। वो बड़ी गहरी नींद सोया था। नॉवल के बाज़ मनाजिर और जुमले इस कदर खूबसूरत थे कि उसके जहन से चिपक कर रह गए थे और नींद में उसे हसीन सपने दिखाते रहे थे। वो एक वादी में घूम रहा था। ये वादी फितरत का हसीन शाहकार थी। उसके चारों तरफ सब्जा था। रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। दूर बहुत दूर पहाड़ की बर्फ पोश चोटी जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रही थी। गुनगुनाती हुई नदियां, आबशारें और छोटी छोटी चट्टानों में बहते हुए शफाफ पानी के झरने, खामोश फजा में पानी गिरने की आवाज बड़ा दिलफरेब तासुर दे रही थी। फिर उसे यूं लगा जैसे कोई अनदेखी कुव्वत उसे हाथ से पकड़कर गुनगुनाते हुए झरने की तरफ ले जा रही हो। पत्थरों में चलते हुए उसका पैर रपट गया। वो लड़खड़ाया। उसने गिरने से बचने के लिए एक झाड़ी की शाख को पकड़ लिया। उसे झुरझुरी सी आ गई और फिर उसकी आंख खुल गई। वो किसी झाड़ी की शाख नहीं थी। उसने करीब पड़ी हुई कुर्सी का पाया पकड़ रखा था। उसने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए करवट बदल ली लेकिन उसके साथ ही वो चौंक गया। उसके ऊपर चादर पड़ी हुई थी। हालांकि उसे याद था कि जब वो सोने के लिए लेटा था तो उसके पास कोई चादर नहीं थी। उसे एक बार फिर चौंकना पड़ा। किसी झरने से पानी गिरने की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। उसने आंखें चमचमाते हुए इधर उधर देखा। कमरे में तेज रोशनी वाले बल्ब की बजाय नीलगू रोशनी वाला नाइट बल्ब जल रहा था और खिड़की से दिन का हल्का हल्का उजाला झांक रहा था। पानी गिरने की आवाज दाईं तरफ से आ रही थी। उसने गर्दन घुमाकर देखा। उस तरफ बाथरूम था और गालिबन शावर खुला हुआ था जिससे पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने समीना के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था मगर समीना अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। उसे समझने में देर न लगी कि समीना बाथरूम में थी। चंद मिनट के बाद पानी गिरने की आवाज बंद हो गई। शारिक बज़ाहिर आंखें बंद किए लेटा था लेकिन वो पलकों में मामूली सी झर्री पैदा किए बाथरूम की तरफ देख रहा था। कुछ देर के बाद बड़ी आहिस्तगी से बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला। समीना ने बाथरूम के दरवाजे की आड़ से झांक कर उसकी तरफ देखा और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। शारिक को सीने में दिल डूबता महसूस होने लगा। उसने अपना सांस रोक लिया। समीना उसकी तरफ देखती हुई नंगे पैर दरी पर दबे कदमों चलती हुई तेजी से अपने कमरे में घुस गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो दरी पर लेटा बंद दरवाजे की तरफ देखता रहा। फिर उसने करवट बदल ली। उसने आंखें बंद कर लीं। दोबारा सोने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो चश्मे तसव्वुर से दिलफरेब मंजर देखने लगा।